हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसका भाग 2 देखेंगे। कल हमने देख लिया था कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और उनको लिखने के जो नियम थे वो भी देख लिए थे और संतुलित रासायनिक समीकरण भी देख लिया था हमने। अर्थात जो रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं होती है, अर्थात जिसमें अभिकारक और परमाणुओं की संख्या अलग अलग होती है, उन्हें हम कंकाली समीकरण भी कहते हैं और उनको कैसे संतुलित किया जाता है वो भी हमने देख लिया था। आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार अर्थात हमारे पास जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती है। अब हमारे पास जो पहले इसमें रासायनिक अभिक्रिया है वो है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। अब देखो, संयोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम होता है, इसको हम योगशील अभिक्रिया भी कहते हैं या योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया का मतलब हो गया कि किसी भी अभिक्रिया के अंदर दो या दो से अधिक अगर ज़्यादा हमारे पास अभिकारक हैं तो उनका आपस में जुड़ना। अगर हम देखें, हमारे पास कोई भी दो तत्व हैं, अगर हम बात करें हाइड्रोजन और एक और है ऑक्सीजन। अब हमारे पास ये दो अभिकारक हो गए। अगर ये दो अभिकारक हैं तो ये दोनों अभिकारक इस बार मिलकर ये एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे और वो है हमारे पास जल H2O और ये हो गया उत्पाद। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कही जाती है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक उपस्थित होते हैं और उनके संयोग से केवल एक उत्पाद का निर्माण होता है, तो ऐसे अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। इसका अगर हम दूसरा उदाहरण देखें, अगर हमारे पास नाइट्रोजन गैस है और अगर हाइड्रोजन गैस है, अगर ये दोनों मिलेगी तो हमारे पास ये अमोनिया का निर्माण करेगी, अर्थात NH3 का निर्माण करेगी। तो इसमें भी एक ही उत्पाद बन रहा है और इसमें हमारे पास दो अभिकारक थे। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर अगर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वह अभिक्रिया हमारे पास कहलाएगी संयोजन अभिक्रिया। और इसी अभिक्रिया को हम योगात्मक अभिक्रिया, योगशील अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, हमारे पास अगर बहुत सारे बूंदी हैं, बूंदी का मतलब आप समझ गए होंगे कि हलवाई है जो अगर लड्डू का निर्माण करते हैं तो बहुत सारी जो बूंदी है उनको अगर एक जगह करेगा तो हमारे पास केवल एक लड्डू बनेगा और इस लड्डू में हमारे पास क्या उपस्थित होंगे? ये बूंदी उपस्थित होंगे। तो ये देखो, सभी मिलकर केवल एक उत्पाद बना रहे हैं, तो इसलिए ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया या योगशील अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। देखो, विस्थापन अभिक्रिया का मतलब हो गया, विस्थापन का मतलब होता है हटाना। विस्थापन का मतलब हो गया हटाना। अब हटाएगा कौन? अगर हम बात करें, हमारे पास दो अभिकारक है तो जो ज़्यादा शक्तिशाली होगा वो कम को तो हटा देगा, परंतु जो हमारे पास कम शक्तिशाली तत्व है वो ज़्यादा वाले को कभी नहीं हटा पाएगा। आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं, आपके बगल में अगर कोई 500 kg का आदमी बैठा है और अगर आप हो केवल 50 kg के, तो 500 वाला तो आपको केवल 50 वाले को तो तुरंत हटा देगा और आप पता नहीं कितनी दूर तक जाएंगे। लेकिन वही अगर आप 50 वाले हो, 500 के अगर उसको हटाने की कोशिश करेंगे तो वो हिलेगा भी नहीं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो ज़्यादा क्रियाशील तत्व है वो अपने से कम क्रियाशील तत्वों को तो हटा देगा अभिकारकों में, लेकिन जो कम वाला है वो ज़्यादा को नहीं हटा सकता। इसी तरीके से आपने मूवी के अंदर भी देखा होगा कि जब कोई विलन आता है तो देखो, जो विलन है वो इस हीरोइन को उठा ले जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा फिर विलन से शक्तिशाली कौन होता है? हीरो होता है। तो हीरो आता है और विलन को तो वहाँ से भगा देता है, उसको हटा देता है और खुद हीरोइन के साथ चला जाता है। तो इसका मतलब हीरो ज़्यादा शक्तिशाली है। क्या विलन उस हीरो से उसको ले पाएगा? हीरोइन को कभी नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो उससे कमज़ोर है। तो आइए हम देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब हो गया कि ज़्यादा क्रियाशील तत्व। हमारे पास कोई अगर दो अभिकारक लें, एक ने तो हमने ले लिया जिंक और दूसरे वाले को हमने ले लिया कॉपर सल्फेट, ये दोनों अभिकारक हैं। अब देखो, लेकिन जो ये जिंक है वो इस कॉपर से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली तत्व है। तो ये जिंक क्या करेगा? इस कॉपर को तो हटा देगा और खुद इसकी जगह आकर ले लेगा, और ये लो जिंक सल्फेट इसकी जगह आ गया और कॉपर को कर दिया अलग। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया।
हम मानकर चलते हैं कि यहाँ पर जो कॉपर की शादी वो सल्फेट के साथ हो रही थी, कॉपर की शादी सल्फेट के साथ हो रही थी, और कॉपर जो है वो विलेन है, और इधर से अब जिंक आ गया भाई, हीरो के रूप में आ गया दौड़ता हुआ, हीरो हमारा हीरो है। अब जैसे ये विलन जबरदस्ती इस सल्फेट से शादी कर रहा था, तो ये हीरो आया, कॉपर को तो किया अलग और खुद यहाँ पर मंडप में आकर बैठ गया, तो जिंक सल्फेट और कॉपर बन गया। ये है हमारे पास विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। अब इसके बाद में अगर हम एक और देखें तो वो है हमारे पास द्विविस्थापन अभिक्रिया, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए हम उसको समझते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य केवल आयनों का आदान प्रदान होता है, केवल आयन आदान प्रदान होंगे, तो ऐसे अभिक्रियाओं को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आइए हम एक इसको उदाहरण से समझते हैं। ये है हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट और ये है सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। यानी कि इस Ag की अभिक्रिया तो हो रही थी NO3 के साथ, और इस सोडियम की जो अभिक्रिया हो रही है वो इस क्लोरीन के साथ। अगर हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सोडियम की शादी तो हुई नाइट्रेट से और सोडियम की हो रही थी क्लोरीन से। अच्छा, ये शादी हुई नहीं अभी तक, ये होने जा रही है। यानी कि ये इन दो की शादी थी और मंडप में दो दुल्हन थी जो नाइट्रेट और क्लोरीन थी। तो अब हुआ क्या, जैसे ये मंडप में बैठे तो बाद में पता चला कि दुल्हन एक्सचेंज हो गई। मतलब जो क्लोरीन है वो तो सिल्वर के साथ करना चाह रही थी और ये जो नाइट्रेट है वो सोडियम के साथ करना चाह रही थी। तो इसका मतलब है कि क्लोरीन वाला तो फिर जो है ये यहाँ पर आएगा सिल्वर के साथ, और जो नाइट्रेट वाला है वो इस सोडियम के साथ आएगा। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, अगर हम बात करें कि जो सिल्वर है Ag, उसके साथ अब नाइट्रेट की तो होगी नहीं, होगी किसकी, क्लोरीन की, तो AgCl बन जाएगा प्लस। लेकिन इस सोडियम की किसके साथ होगी इस बार शादी, ये होगी नाइट्रेट के साथ NaNO3। तो ये अब देखो यहाँ पर बन गया सिल्वर क्लोराइड और ये बन गया सोडियम नाइट्रेट। यहाँ से अगर हम देखें तो अब देखो यहाँ पर दो अभिकारक थे हमारे पास, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। अगर हम इनकी बात करें तो देखो दोनों के अंदर आयनों का विस्थापन हुआ है, मतलब यहाँ से क्लोरीन का तो यहाँ पर और नाइट्रेट का यहाँ पर। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक कारक अगर हमारे पास अभिकारक हैं और उनमें सिर्फ केवल आयनों का आदान प्रदान होता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका अगर हम एक और उदाहरण देखें तो वो है हमारे पास सोडियम सल्फेट Na2SO4 और एक है बेरियम क्लोराइड 2, बेरियम क्लोराइड। तो हमारे पास ये बनेगा क्या, अब देखो क्लोरीन तो ये इससे यहाँ पर आ जाएगा, सल्फेट आ जाएगा यहाँ पर, तो हमारे पास बनेगा ये NaCl प्लस और ये बन जाएगा बेरियम सल्फेट BaSO4। और ये जो बनेगा ये कैसा पदार्थ होता है, अब जैसे ही अगर ये हमारे पास अभिक्रिया हुई तो बेरियम सल्फेट जो है वो हमारे पास विलयन जो बनेगा उसके पेंदे में जाकर ये जमा हो जाएगा, ये घुलेगा नहीं इसमें, इसलिए अविलेय पदार्थ है। इस अविलेय पदार्थ को हम अवक्षय पदार्थ भी कहते हैं, अवक्षय पदार्थ भी कहा जाता है। और ऐसे अभिक्रियाओं को हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, ऐसे अभिक्रियाओं को हम कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षय पदार्थ का निर्माण होता है और वह अविलेय होता है, जो जल के अंदर घुलता नहीं है, तो ऐसे अभिक्रिया हमारे पास अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाएगी। और ये अवक्षेपण अभिक्रिया भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अवक्षेपण अभिक्रिया, इसमें अवक्षय पदार्थ का निर्माण होगा और वह अविलेय होगा। वियोजन अभिक्रिया वो क्या होती है, वियोजन का मतलब होता है टूटना। ये आपके एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, अपघटनीय अभिक्रिया क्या है और विघटन अभिक्रिया क्या है, तो दोनों के नाम से आ सकती है, या वियोजन अभिक्रिया भी पूछ सकता है। इन सभी का मतलब होता है टूटना। तो वियोजन अभिक्रिया का मतलब क्या हो गया, हमारे पास कोई दो अभिकारक हैं या फिर एक अभिकारक है और अगर वो टूट कर हमारे पास दो या दो से अधिक अगर उत्पाद बना लेता है, तो ऐसे अभिक्रियाओं को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात कोई अभिकारक है वो टूटेगा और वो दो या दो से अधिक उत्पाद बना लेगा, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आपके पास एक लड्डू था
और लड्डू को आपने तोड़ दिया तो उसके हो सकता है 2 भाग हो जाए या 4 भाग हो जाए, लेकिन एक लड्डू से देखो इतने सारे भाग हो गए, तो मतलब अभिकारक एक था लेकिन उत्पाद अलग अलग बन गए, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। वियोजन अभिक्रिया की अगर बात करें तो ये भी हमारे पास 3 प्रकार की होती है। एक होती है हमारे पास ऊष्मीय या तापीय अपघटन जिसको बोला जाता है, ऊष्मीय या तापीय अपघटन अभिक्रिया। एक जो होती है वो हमारे पास होती है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। और एक जो होती है हमारे पास वो होती है प्रकाशीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन। ये 3 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऊष्मीय या तापीय अपघटन क्या होते हैं। तो इसका मतलब है ऐसी अभिक्रिया जिसमें अगर हम अभिकारकों को गर्म कर दें या उसको ऊष्मा दे दें तो फिर वो 2 या 2 से अधिक अगर उत्पादों में टूट जाए तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऊष्मीय तापीय अपघटन कहते हैं, ऊष्मीय या तापीय अपघटन अभिक्रिया। तो आइए हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है और कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही अगर आपने गर्म किया या ऊष्मा दी तो ये किस किस में टूट जाएगा, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाएगा और एक टूट जाएगा CO2 में टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो एक अभिकारक था और ये 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट गया। अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसे हम कहते हैं बिना भुजा हुआ चूना, बिना भुजा हुआ चूना। इसको हम दूसरा नाम भी कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है अगर इसकी अभिक्रिया हम जल से करवा दें H2O तो ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको अगर हम बिना भुजा हुआ चूना कहते हैं, मतलब जो हम सफ़ेदी करने के लिए अगर जो हम पदार्थ लाते हैं वो कैल्शियम ऑक्साइड का बना होता है। और जैसे अगर हम उसको यहाँ पर लाए और जल के अंदर डाला तो जल से हमको पता है ऊष्मा बाहर निकलती है, वो इसी अभिक्रिया के दौरान निकलती है, क्योंकि जैसे अगर हमने कैल्शियम ऑक्साइड के पत्थर को अगर जल के अंदर डाला तो ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसी को हम कहते हैं भुजा हुआ चूना, भुजा हुआ चूना। क्योंकि इस बार हमने इसको पानी के अंदर डाल दिया और पानी के अंदर डालते ही ये भुजा हुआ चूना हो गया। जब तक हमने इसको पानी के अंदर नहीं डाला था तब ये हमारे पास था बिना भुजा हुआ चूना। इसके बाद है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, अगर हमारे पास कोई भी अभिकारक है और उसको अगर हम द्रवित अवस्था में ले लें और द्रवित अवस्था के अंदर हम 2 छड़ डाल देते हैं, जिसको एक को तो एनोड बोला जाता है और एक को कैथोड बोला जाता है। इसका संयोजन हम बैटरी से कर देते हैं और इसके बाद अगर हम इसको शीट से जोड़ें तो इसके अंदर हम जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ये प्लस वाली है और ये माइनस, तो प्लस वाली हमारी कहलाती है एनोड और माइनस वाली कहलाती है कैथोड। तो अब ये जो जल का अणु है तो ये टूटने लग जाएगा, यानी कि जो H2O है वो टूटेगा आपका हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। अब देखो ये जो प्लस वाली जो छड़ है इसके पास तो ये O2 वाली चली जाएगी और ये जो माइनस वाली छड़ है इसके पास ये हाइड्रोजन गैस चली जाएगी और बाहर निकलती रहेगी। तो इस तरीके से जल जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट रहा है। ऐसी विक्रियाओं को हम वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। और एक लास्ट है प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। तो प्रकाशीय अपघटन का नाम से ही है कि ऐसे अभिकारक जिसमें अगर कोई प्रकाश को ग्रहण करेगा या फिर सूर्य की गर्मी के कारण अगर वो 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट जाए तो प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें सिल्वर ब्रोमाइड का, तो सिल्वर ब्रोमाइड है, जैसे अगर इस पर प्रकाश आया तो ये किस किस में टूट गया, सिल्वर और ब्रोमीन के अंदर टूट गया। और ये अभिक्रिया इतनी इंपॉर्टेंट है कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और इस AgBr का जो उपयोग है, इस अभिक्रिया का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। तो ये है वियोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।